नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर भारतीय अर्थव्यवस्था के साप्ताहिक करेंट अफेयर्स वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम 23 अप्रैल 2024 से 29 अप्रैल 2024 तक के भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे जो हमारे यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, चलिए आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले लेक्चर की रूपरेखा देखते हैं कि आज हम किन खबरों को शामिल करने वाले हैं। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम इन 5 खबरों को शामिल करने वाले हैं या इन 5 विषय वस्तुओं को शामिल करने वाले हैं। कौन कौन से विषय वस्तु हैं? तो पहला है सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित विषय वस्तु। प्रारंभिक परीक्षा में सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और आगे भी पूछने की संभावना रहती है, इसलिए हम सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित खबर को शामिल किए हैं। हमारी दूसरी खबर होगी लघु वित्त बैंक को सार्वभौमिक बैंक बनाने के लिए या सार्वभौमिक बैंक के रूप में उनको रूपांतरण करने के लिए लघु वित्त बैंकों को आरबीआई ने ऑन टैप लाइसेंसिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। तो हम समझेंगे कि लघु वित्त बैंक क्या होता है, सार्वभौमिक बैंक क्या होता है, उसके साथ साथ आरबीआई ने क्या पात्रताएं रखी हैं कि लघु वित्त बैंकों में वो कौन सी पात्रताएं होनी चाहिए जिसके कारण वो सार्वभौमिक बैंकों में रूपांतरित होने के योग्य हों। और उसके साथ हम लोग एक टर्म जो इसमें यूज किया गया है न्यूज में हम देखेंगे, ऑन टैप लाइसेंसिंग, ये क्या होता है इसको देखेंगे। हमारी तीसरी खबर रहेगी भारत व चीन की व्यापारिक स्थिति पर। हम देखेंगे कि भारत और चीन की व्यापारिक स्थिति में भारत क्यों लगातार डेफिसिट में जा रहा है, लगातार व्यापार घाटे की तरफ जा रहा है, जबकि चीन लगातार ही व्यापार अधिशेष अर्थात ट्रेड सरप्लस की तरफ जा रहा है। तो हम देखेंगे कि क्या इसके कारण हैं और एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में क्या बताया गया है उसको समझेंगे। और उसके बाद हमारा अगला खबर रहेगा अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर्स के बारे में। हम देखेंगे कि ये सीसीडी इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हम देखेंगे कि अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारी अंतिम खबर रहेगी भारत में विरासत या वसीयत कर से संबंधित विषय वस्तु के बारे में। आपको पता है कि अभी जो वर्तमान लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इस दौरान ही सैम पित्रोदा जी ने इस बात को उठाया और अभी इस पर व्यापक चर्चाएं चल रही हैं, लगातार एडिटोरियल्स भी आ रहे हैं कि क्या भारत में वसीयत कर लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए। तो इसको हम पूरी तरीके से समझेंगे कि वसीयत कर क्या है, भारत में अगर इसको हम लगाते हैं तो क्या फायदा है, क्या नुकसान है, आगे का रास्ता क्या है, और उसके साथ साथ हम थोड़ा सा भारतीय पृष्ठभूमि में भी इसको समझेंगे कि क्या पहले ऐसा कर भारत में रहा है या नहीं रहा है। हालांकि अभी तो ऐसा कोई कर भारत में है नहीं। तो इन विषयों को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। लेक्चर की रूपरेखा का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, फिर हम आज की पहली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप और हम बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। हमेशा की तरह मैं आपको पहले न्यूज की कुछ कटिंग दिखाता हूं कि कहाँ ये न्यूज में रहा, और हिंदी न्यूज़पेपर्स में भी आया, ये अंग्रेजी न्यूज़पेपर्स में भी आया। सबकी कटिंग यहाँ लगाने से कोई फायदा नहीं है, तो मैं कुछ 1-2 कटिंग लगा देता हूं। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने एक इंग्लिश का कटिंग लगाया है यहाँ पे, और ऐसे हिंदी में भी आया हुआ है ये। लेकिन इसका मुख्य संदर्भ क्या है वो हम समझ लेते हैं कि इस न्यूज़पेपर में क्या संदर्भ बनाया गया है। तो संदर्भ देखिए ध्यान से, जो भी न्यूज में संदर्भ आया है उसको मैं आपको समझा रहा हूं। संदर्भ या चर्चा में ये क्यों है?
तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा चालू वित्त वर्ष क्या, जो अभी चल रहा है, अप्रैल से जो शुरू हुआ, तो चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जो प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक हैं, कौन कौन से प्रतिभूतियों के, तो सरकारी प्रतिभूतियां जिसको हम जी-सेक बोलते हैं उसका 6%, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां अभी हम समझेंगे ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसमें 2%, और कारपोरेट बॉन्ड जो होता है उसमें 15%, जो पहले सीमा थी उसी सीमा तक इस बार भी एफपीआई में निवेश की सीमा को क्या किया है, अपरिवर्तित रखा है। मतलब एफपीआई में निवेश की जो सीमा रखा था आरबीआई, उसको इस बार भी अपरिवर्तित रखा है। और कैसे अपरिवर्तित रखा है, तो उसने बोला है कि सरकारी प्रतिभूतियों, मतलब केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का जो भी बकाया स्टॉक है उसका 6%, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का 2% और कॉरपोरेट बॉन्ड का 15% तक एफपीआई निवेश किया जा सकता है। तो अब एफपीआई और एफडीआई, इसको मैं कई बार कवर कर चुका हूं, डीएनएस हिंदी में भी कवर कर चुका हूं, एफडीआई और एफपीआई दोनों को ही, इन दोनों के बाद का अंतर भी बता चुका हूं। तो आज मैं आपको फिर से एफडीआई और एफपीआई को नहीं समझा रहा हूं, बल्कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अर्थात सरकारी प्रतिभूतियों को समझाता हूं, क्योंकि ये अलग डायमेंशन होगा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए संदर्भ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों को पढ़े हम, उसके लिए सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि क्या है ये। एक क्रम में ही बातों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सरकारी प्रतिभूतियां क्या हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या हैं। तो देखिए, यह केंद्र सरकार, ध्यान से आपको समझना है क्योंकि इस पर प्रारंभिक परीक्षा में पहले प्रश्न पूछा जा चुका है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके साथ साथ एक अभ्यास प्रश्न भी दूंगा, तो ध्यान से आपको ये बातें समझनी है कि आप विगत वर्ष का प्रश्न भी कर सकें और जो मैं अभ्यास प्रश्न दूंगा उसको भी आप कर सकें। तो यह केंद्र सरकार एवं बोल सकते हैं या बोल सकते हैं, या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाने वाला एक व्यापार योग्य, या इसी को विनिमय योग्य भी बोलते हैं। मतलब अगर ये प्रतिभूति किसी के पास है और उसको पैसे की जरूरत पड़ गई तो उसको बेच सकता है वो कहीं, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं व्यापार योग्य या विनिमय योग्य। ऋण पत्र बोलते हैं, या कई बार ऋण लिखत भी हिंदी में बोलते हैं, या ऋण साधन बोलते हैं। तो क्या है ये, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाने वाला एक व्यापार योग्य या एक विनिमय योग्य ऋण पत्र है। आपको पता है कि शेयर में पैसे लिए जा सकते हैं कंपनियों द्वारा या ऋण में, लेकिन ये ऋण पत्र है और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट को पैसे की जब जरूरत पड़ती है तो वो इसको जारी करता है। अब आता है कि इन्हें सरकार की तरफ से कौन जारी करेगा, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह आपको विशेषकर ध्यान रखना है। केंद्र सरकार के स्तर पर भी जारी करना है तो आरबीआई ही जारी करेगा, और राज्य स्तर पर जारी करना है तब भी कौन करेगा, आरबीआई ही करेगा, क्योंकि यह प्रश्न विगत वर्ष में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा आ चुका है ये वाला कथन। तो इसको ध्यान रखिएगा कि केंद्र एवं राज्य दोनों के ही संदर्भ में इसे आरबीआई द्वारा ही जारी किया जाता है। अब बात आती है कि सरकारी प्रतिभूतियों के प्रकार क्या हैं। तो सरकारी प्रतिभूतियां दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की कौन कौन सी, तो एक होती है अल्पावधिक सरकारी प्रतिभूतियां। अल्पावधिक, जब भी आपको शॉर्ट टर्म समझ में आए बात या अल्पावधिक बात आए तो समझ लीजिए कि ये 1 वर्ष से कम की बात हो रही है। और दीर्घावधिक की बात आती है तो इकोनॉमी में हमेशा ही दीर्घावधिक का मतलब होता है कि 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अल्पावधिक सरकारी प्रतिभूतियों का मतलब है कि जिनकी परिपक्वता अवधि कितनी है, 1 वर्ष से कम है, या 1 वर्ष से कम परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों को हम बोलते हैं अल्पावधिक सरकारी प्रतिभूतियां।
और इन्हें ट्रेजरी बिल्स के नाम से जाना जाता है। राजकोष पत्र भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में भी अक्सर इसको ट्रेजरी बिल कहा जाता है। तो आप ट्रेजरी बिल दिमाग में रखिए, और कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो इस ट्रेजरी बिल को आप राजकोष पत्र भी जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी इसको अपने प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न में कई बार राजकोष पत्र भी बोला है। तो राजकोष पत्र बोल सकते हैं, मतलब अल्पावधिक वाली जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रेजरी बिल बोलते हैं। अभी हम देखेंगे कि इसको केवल केंद्र सरकार ही जारी करती है, राज्य सरकारों द्वारा इसको जारी नहीं किया जा सकता। बट अभी आगे समझिए, दूसरा प्रकार है दीर्घावधिक प्रतिभूतियां या दीर्घावधिक सरकारी प्रतिभूतियां, लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। इनका परिपक्वता अवधि क्या होता है? 1 वर्ष से, या तो 1 वर्ष होता है या तो 1 वर्ष से अधिक होता है। कौन कौन सी होती हैं? तो इनको अक्सर हम सरकारी बॉन्ड के नाम से जानते हैं, और बॉन्ड का मतलब ही होता है क्या? कि ऋण पत्र है। ऋण लेने के लिए जो पत्र बदले में जारी किया जाता है उसको हम बॉन्ड बोलते हैं। ब्रिटेन में इसको बॉन्ड कहा जाता है, अमेरिका में इसको डिबेंचर्स कहा जाता है। क्योंकि हम ब्रिटेन के औपनिवेश रहे हैं, इसलिए हम बॉन्ड को ज्यादा बोलते हैं। गवर्नमेंट के टर्म में तो हम बॉन्ड ही बोलते हैं, बाकी हम देखेंगे प्राइवेट टर्म में हम उसको डिबेंचर्स भी बोलते हैं, और एक डिबेंचर्स भी आज का हमारा मुद्दा है पढ़ने का, देखेंगे आगे। तो इसे सरकारी बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां भी कहा जाता है। यह बात तो हो गया इसके प्रकार के बारे में। अब आपको समझना है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों का अधिकार क्या है इस पर। तो मैं अभी आपको बताया कि जो अल्पावधिक प्रतिभूतियां होती हैं इसको केवल केंद्र सरकार ही जारी कर सकता है, अर्थात ट्रेजरी बिल या राजकोष पत्र को केवल केंद्र सरकार ही जारी कर सकता है। लेकिन दीर्घावधिक जो प्रतिभूतियां होती हैं इनको केंद्र और राज्य दोनों द्वारा जारी किया जा सकता है। केंद्र सरकार जब जारी करती है तो उसको हम सरकारी बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन जब राज्य सरकार इसी को जारी करता है तो इसको हम राज्य विकास ऋण बोलते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन बोलते हैं, एचडीएल बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य के संदर्भ में इसी दीर्घावधिक प्रतिभूति को राज्य विकास ऋण बोलते हैं, एसडीएल बोलते हैं। अब बात आता है कि जारी करने का कारण क्या है, आखिर में सरकारें इसको जारी क्यों करती हैं। तो जैसे एक कोई कंपनी क्या करती है, कोई बॉन्ड या डिवेंचर जारी करके पैसा लेती है लोगों से, मार्केट से पैसा बोरो करती है, या फिर शेयर जारी करके मार्केट से पैसा लेती है। तो शेयर यहां नहीं लेना है क्योंकि वो अलग चीज है, इक्विटी वो अलग बात है। यहां बात है ऋण पत्र की। तो गवर्नमेंट भी ऋण पत्र जारी करके लोगों से या मार्केट से पैसा इकट्ठा करती है ताकि वो अपने खर्चों को पूरा कर सके। जैसे मान लीजिए अवसंरचनाओं का निर्माण कर रही है, सड़क बना रही है, पुल बना रही है, अस्पताल बना रही है, तो उनके लिए अगर सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं है तो वो ट्रेजरी बिल या फिर सरकारी बॉन्ड जारी करके क्या करती है, पैसे को एकत्रित करती है। या और भी सरकार को अचानक कभी पैसे की जरूरत ऐसे पड़ती है तो वो क्या करता है, ऐसे अपने सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से मार्केट से ऋण लेती है। तो देखिए विभिन्न प्रकार की विभिन्न सरकार प्रायोजित परियोजनाओं जैसे सैन्य खर्चा के लिए, बुनियादी ढांचे इत्यादि के निर्माण व उसके परिचालन हेतु वित्त पोषण के उद्देश्य से इसे जारी किया जाता है। निर्माण मतलब एकदम नया बनाया जाना, परिचालन मतलब पहले से बना हुआ है लेकिन उसके रख रखाव के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ रही है तो गवर्नमेंट इसको जारी करती है। इसको जोखिम मुक्त गिल्ट एज लिखत या साधन बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं अक्सर हिंदी इंग्लिश में, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में लिखत या साधन बोलते हैं, या कई बार उपकरण बोल देते हैं। तो ये एक गिल्ट एज लिखत या उपकरण है। अब क्यों ऐसा है, क्योंकि इन्हें सरकार की पुनर्भुगतान की गारंटी होती है, संप्रभु गारंटी इस पर मिलती है। और संप्रभु गारंटी का मतलब क्या है कि किसी सरकार का अगर उस पर गारंटी है तो किसी देश के सरकार के द्वारा वो पैसा कभी भी डूब नहीं सकता है, बल्कि वो पैसा डेफिनेटली मिलेगा। इसलिए ये हाईली लिक्विड भी रहता है, अत्यधिक तरल भी होता है। ध्यान रखिएगा कि ये अत्यधिक, इसकी तरलता भी क्या होती है, काफी अधिक होती है।
लेकिन ध्यान रखिए कि जब जोखिम इसमें कम है तो इसकी ब्याज क्या होगी, ब्याज दर कम होगी। ये आपको पता है कि जोखिम ज्यादा है, ये रूल है कि जोखिम ज्यादा हुआ कभी भी, आपको पता है कि बॉन्ड में जब भी जोखिम ज्यादा हुआ तो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है। लेकिन अगर जोखिम कम हुई तो इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, डेफिनेटली आप स्टैटिक पार्ट में पढ़े होंगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ी बातें और समझ लेते हैं कि इसको जारी करने की प्रक्रिया क्या है। तो जारी करने की प्रक्रिया ध्यान रखिए, आपको पता है कि कौन जारी करता है, सरकार के बिहाफ पर आरबीआई जारी करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित नीलामी के माध्यम से यह जारी होता है। और ये नीलामी होती कहां है, तो ये नीलामी आरबीआई का एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है जिसको ई कुबेर बोलते हैं। इस ई कुबेर पर डिजिटली इसकी नीलामी होती है। उसके बाद इसमें कौन कौन लोग भागीदारी लेते हैं, क्या हम भी जाके उसको डायरेक्ट खरीद सकते हैं उस नीलामी में, तो नहीं, उसमें वाणिज्यिक बैंक होते हैं, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक होते हैं, प्राथमिक डीलर होते हैं। प्राथमिक डीलर का कंसेप्ट आपको पता है 1995 में लाया गया था आरबीआई के द्वारा। बीमा कंपनियां हैं और कुछ और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो इसमें आके भाग लेते हैं। अब बात आती है कि सरकारी प्रतिभूतियों की कुछ सूची देख लेते हैं। तो ट्रेजरी बिल जो होता है वो 91 दिन से 364 दिन के लिए होता है, अर्थात 1 वर्ष से कम होना चाहिए। नकद प्रबंधन बिल ये 91 दिन का होता है। कैश मैनेजमेंट बिल, सरकारी बॉन्ड जो होता है, जिस सरकारी बॉन्ड नाम से जो प्रतिभूति जारी होती है वो 2 वर्ष से 30 वर्ष की होती है या इनके बीच की रहेगी। दिनांकित जो डेटेड सिक्योरिटी रहेगी वो 5 वर्ष से 40 वर्ष के बीच रहती है। ऐसे ही राज्य विकास ऋण ये राज्यों द्वारा जारी किए जाते हैं, आपको पता है कि ये भी लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। उसके बाद मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड, आपको पता है कि मुद्रास्फीति मतलब महंगाई तो बढ़ रही है और इंटरेस्ट रेट अगर लिमिट तय किया गया है तो बाद में वो पैसा हमारे लिए उतना उपयुक्त नहीं होता है। तो जो मुद्रास्फीति बढ़ रही है उसी अनुपात में जो रिटर्न है वो भी मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड है। इस पर यूपीएससी पहले प्रश्न पूछ चुकी है जो अभी हम देखेंगे। उसके बाद है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड मतलब ब्याज दरें निश्चित नहीं होती हैं बल्कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग क्या होती हैं, कम ज्यादा होती रहती हैं, फ्लोट होती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। ऐसे ही पूंजी अनुक्रमित बॉन्ड है, ऐसे ही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है। डेफिनेटली आपको पता है कि लगातार आप धन का मतलब सोने का आयात हमको ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि कुछ सामाजिक परिस्थितियों के कारण हमारे देश में सोने की खपत ज्यादा है। तो भारत सरकार ने उस अपने आयात घाटा को कम करने के लिए क्या किया है, तो कागजी स्वर्ण को काफी प्रोत्साहित किया है और उसी के आधार पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किए जाते हैं। हरित बॉन्ड जो नवीकरणीय और जो नवीकरणीय क्षेत्र हैं उनके लिए जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं उसको हरित बॉन्ड बोलते हैं। तो ये सब क्या है, सरकारी प्रतिभूतियों की सूची है, इनको दिमाग में रखिएगा। यहां आपको एक बात मैं और बता दूं कि जो वित्तीय बाजार होता है इसको थोड़ा सा आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। वित्तीय बाजार जो होता है ये वित्तीय बाजार 2 टाइप का होता है। एक तो होता है मुद्रा बाजार, एक तो होता है मुद्रा बाजार और दूसरा होता है पूंजी बाजार। दूसरा होता है पूंजी बाजार। और जो मुद्रा बाजार होता है इसमें 1 वर्ष से कम के लिए इसके जो भी उपकरण होते हैं 1 वर्ष से कम के होते हैं। और पूंजी बाजार के उपकरण जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1 वर्ष से अधिक के लिए होते हैं। फिर पूंजी बाजार को भी आप बांटेंगे तो क्या हो जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक। वो जाके आपको स्टैटिक पार्ट है, खुद पढ़ना है एक बार, या फ्यूचर में फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम पढ़ेंगे। जैसे आज हमने एफडीआई एफपीआई को सरपास करके बॉन्ड के मतलब सरकारी प्रतिभूतियों को पढ़ लिए हैं, वैसे ही फ्यूचर में फिर ये न्यूज में आता है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ये वित्तीय बाजार को थोड़ा समझ लेंगे।
अब यहां से आप समझ सकते हैं कि ट्रेजरी बिल को हम क्या बोल सकते हैं कि ये मुद्रा बाजार का है। नगद प्रबंधन बिल क्या है, मुद्रा बाजार का उपकरण है। लेकिन ये 1 वर्ष से ज्यादा के हैं तो ये क्या हो जाएंगे, पूंजी बाजार के उपकरण हो जाएंगे। तो ऐसे भी कभी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मुद्रा बाजार का उपकरण है या फिर पूंजी बाजार का उपकरण है। तो ऐसे भी आपको सोचना है। जो करेंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं उस करेंट अफेयर्स को स्टैटिक्स से जोड़ना भी है साथ में। केवल करंट की बातें हम पढ़ लेंगे तब भी बात नहीं बनेगी, उसको स्टैटिक्स से थोड़ा आपको जोड़ के रखना है। तो इतनी बातें आपको डेफिनेटली समझ में आ गई होंगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और उसके बाद फिर हम देखिए विगत वर्ष में इससे एक प्रश्न पूछा गया था, और वो प्रश्न क्या था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सीधे इसी पर प्रश्न था, ट्रेजरी बिल और सरकारी प्रतिभूतियों को लेकर ही। तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया है उसी से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ एक अभ्यास प्रश्न आपको दिया है सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित। इस अभ्यास प्रश्न को भी आप हल करके देखिएगा। जो मैंने पढ़ाया है इससे पूरी बात चीजों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब हम आज के दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की दूसरी खबर जो है वो क्या है कि लघु वित्त बनेंगे, लघु वित्त बैंक बनेंगे नियमित बैंक। कैसे? क्योंकि आरबीआई ने जो भी पात्र लघु वित्त बैंक हैं उनको यूनिवर्सल बैंक बनाने के लिए आवेदन मांगा है कि अगर आप पात्र हो। उसने कुछ शर्तें रख दिया है आरबीआई ने, और बोला है कि जो भी लघु वित्त बैंक हैं अपने आप को इन शर्तों को पूरा करता हुआ देखते हैं वो हमारे पास आवेदन करें। बट जो भी लघु वित्त बैंक है भारत में उसमें उन मानकों को, उन शर्तों को पूरा करता हुआ एक ही बैंक दिख रहा था, उसका नाम था एयू बैंक। बट अभी तक उसको भी कोई लाइसेंस नहीं मिला है। मतलब केवल एयू बैंक में वो पात्रताएं दिख रही हैं, ऐसा हमारे न्यूज़पेपर बोल रहे हैं, ऐसा अखबार बोल रहे हैं। देखिए यही बात है, अधिक प्रतिस्पर्धा की दरकार, यही एडिटोरियल लिखा गया था बिजनेस स्टैंडर्ड में। ये इकोनॉमिक टाइम्स में भी देख सकते हैं, यही बातें हैं, और ये सारे वही बातें किए गए हैं। तो न्यूज में ये रहा है, अब संदर्भ के साथ इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि लघु वित्त बैंक चर्चा में क्यों रहे। और चर्चा में क्यों रहे अभी आप समझ सकते हैं, जो मैंने अभी बताया आरबीआई ने आवेदन मंगाए हैं इसलिए। बट फिर भी देख लेते हैं कि आप लिखेंगे कैसे। भारतीय रिजर्व बैंक ने पात्र लघु वित्त बैंकों से यूनिवर्सल बैंक का दर्जा प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित किया है। अब यहां दो बातें आपको समझनी जरूरी है कि यूनिवर्सल बैंक क्या होते हैं और लघु वित्त बैंक क्या होते हैं। तो पहले फोकस करेंगे हम लघु वित्त बैंक पर, और फिर चलेंगे यूनिवर्सल बैंक को भी समझ लेंगे। तो पहले हम समझते हैं। अच्छा, एक बात और, आरबीआई ने क्या बोला है कि यह आवेदन ऑन टैप लाइसेंसिंग के तहत मंगाया गया है। तो हम देखेंगे कि ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब भी क्या होता है, हर एक पहलुओं को समझेंगे हम यहां। अब सबसे पहले समझते हैं कि लघु वित्त बैंक क्या है। तो यह विभेदित बैंक का एक प्रकार है, डिफरेंशिएटेड बैंक बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड बैंक का ही एक रूप है। तो पहले समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएटेड बैंक क्या है, विभेदित बैंक बोलते हैं। तो विभेदित बैंक की उत्पत्ति कब हुई? तो नचिकेत मोर समिति 2013 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे नचिकेत मोर, उनके अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, और उन्हीं के अनुशंसाओं के आधार पर इनके गठन की बात हुई। परिभाषा क्या है? तो ये ऐसे बैंक हैं जो अन्य सामान्य यूनिवर्सल बैंकों के विपरीत, यूनिवर्सल बैंक क्या है भी आगे देखेंगे हम, के विपरीत ग्राहकों को एक विशिष्ट वर्ग को, ग्राहकों के एक विशिष्ट वर्ग को सेवा प्रदान करते हैं। तो यूनिवर्सल बैंक तो व्यापक हर प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, हम देखेंगे खुदरा बैंकिंग भी उपलब्ध कराते हैं वो, उसके साथ साथ वो जो निवेश बैंकिंग भी उपलब्ध कराते हैं, थोक बैंकिंग भी उपलब्ध कराते हैं, हर प्रकार की बैंकिंग उपलब्ध कराते हैं। लेकिन ये उनके विपरीत क्या होते हैं, ग्राहकों के एक विशेष वर्ग को ही केवल वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। विभेदित बैंक जो होते हैं, सार्वभौमिक बैंक, इसी को यूनिवर्सल बोलते हैं इंग्लिश में, सार्वभौमिक बैंकों की तुलना में
सीमित श्रेणी के सेवाएं प्रदान करते हैं, सारी सेवाएं नहीं प्रदान कर सकते। ये विभेदित बैंकों को दो वर्गों में बांटा गया है, खासकर कई जगहों पे आप देखेंगे तो तीन वर्गों में बताता है। एक तो है लघु वित्त बैंक, दूसरा है भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक। अक्सर सुने होंगे पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में, हमने स्टडी भी किया है इसी सीरीज में। तो भुगतान बैंक, कुछ लोग लोकल एरिया बैंक को भी इसी के तहत रखते हैं, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक जो होते हैं उनको भी इसी में रखते हैं। हालांकि दो वर्गों में आप दिमाग में रखिए। अब बात करते हैं लघु वित्त बैंक क्या है। इसका उत्पत्ति या उद्भव अगर हम देखें तो केंद्रीय बजट 2014-15 में घोषणा की गई थी तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा कि अब हम क्या करेंगे, लघु वित्त बैंक का कंसेप्ट लेकर आएंगे भारत में, जिससे कि वित्तीय समावेशन को समृद्धि मिले, बढ़ावा मिले। परिभाषा क्या है, ये ऐसे बैंक हैं जो लघु व्यवसाय इकाइयों, लघु व सीमांत किसानों, सूक्ष्म व लघु उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं इत्यादि को ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो ये एमएसएमई को, छोटे किसानों को और जो भी असंगठित क्षेत्र है जिनकी बैंकों तक पहुंच नहीं है उनको ऋण उपलब्ध कराता है। इसका पंजीकरण, ऐसे प्रश्न पीटी में पूछता है प्रारंभिक परीक्षा में, तो इसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में किया जाता है। तो यह आपको विशेषकर ध्यान रखना है। लाइसेंस इसको कैसे दिया जाता है, तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत इसको बैंकिंग का लाइसेंस मिलता है। पंजीकरण तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में होते हैं। संचालन, इसका संचालन आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत किया जाता है और इसकी न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन अभी 200 करोड़ कर दी गई है। और वित्तीय जो उसको कहां कहां वित्त देना चाहिए, तो कुछ वित्तीय समावेशन के लिए इनको कुछ शर्त डाला गया है कि ये 75% प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग कर सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र देयता इनकी तय की गई है कि आप अपनी 75% जो ऋण देंगे, आप टोटल ऋण का 75% वो किसको देंगे, तो वंचित वर्गों को देंगे, महिलाओं को, एमएसएमई क्षेत्र को, छोटे किसानों को, ऐसे लोगों को जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं, प्राथमिक क्षेत्र के लोग हैं, उनको देना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेक्टर के लोगों को। अब यहां थोड़ी सी बात आपको और समझ लेनी है कि इन बैंकों पर अक्सर हमको दिक्कत होती है कि सीआरआर लागू होता है क्या, तो हाँ लागू होता है। एसएलआर लागू होता है, तो हाँ लागू होता है। उसके अलावा क्या ये डेबिट कार्ड दे सकते हैं क्या, डी लिखता हूं मैं, डेबिट कार्ड दे सकते हैं तो दे सकते हैं। क्या ये क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड भी जारी कर सकते हैं। क्या ये सावधि जमा ले सकते हैं, तो हाँ एक लिमिट तक ये सावधि जमा ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको भी आपको दिमाग में रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इतनी बात समझ गए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ऑन टाइम लाइसेंसिंग क्या होता है। तो इस व्यवस्था के तहत बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु वर्ष पर्यंत अर्थात वर्ष भर आरबीआई के पास आवेदन किए जा सकते हैं। पहले क्या होता था कि आरबीआई एक विशेष समय में आवेदन मंगाता था, उसी समय पर लोगों को आवेदन देना होता था। लेकिन अब ऑन टैप लाइसेंसिंग के माध्यम से वर्ष भर बैंक, अगर पात्र बैंक हैं तो वर्ष भर वो क्या कर सकते हैं, अपने बैंक प्राप्त करने, बैंक बनने के लिए लाइसेंसिंग दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सार्वभौमिक बैंकों के लिए अर्थात वाणिज्यिक बैंकों के लिए तो 2016 में ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन लघु वित्त बैंकों हेतु ऑन टैपिंग से संबंधित दिशा निर्देश वर्ष 2019 में जारी हुए थे। तो ये आपको दिमाग में रखना है। ऑन टैप लाइसेंसिंग मतलब आरबीआई में क्या किया जा सकता है, वर्ष पर्यंत जाके आवेदन किया जा सकता है बैंकिंग स्टेटस के लिए। अब आगे बात आती है कि जो स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक हैं, लघु वित्त बैंक हैं, इनको सार्वभौमिक बैंक में परिवर्तित होने के लिए क्या पात्रताएं या शर्तें रखी हैं आरबीआई ने, क्या पात्रताएं होनी चाहिए
तब जाके वो सार्वभौमिक बैंक बन सकते हैं। सार्वभौमिक बैंक इसके बाद हम देखेंगे उनका नेटवर्थ कितना होना चाहिए। अगर कोई लघु वित्त बैंक है उसका नेटवर्थ न्यूनतम 1000 करोड़ अगर है तो वो आवेदन कर सकता है। इतना ही नहीं, उनका वर्तमान दर्जा अनुसूचित बैंक का होना चाहिए। अनुसूचित बैंक मतलब क्या? आरबीआई के अधिनियम आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित बैंकों को हम अनुसूचित बैंक बोलते हैं। तो अगर कोई लघु वित्त बैंक अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त कर लिया है तभी वो आवेदन कर सकता है इसमें। उसके बाद संचालन की इसकी अवधि कब से ये चल रहा है, तो कम से कम 5 वर्ष से चल रहा हो और इस दौरान उसका जो प्रदर्शन रहा है वो संतोषजनक रहा हो। आरबीआई के नजरिए में उसका प्रदर्शन संतोषजनक रहा हो, पिछले 5 वर्ष से वो कार्यरत हो। लाभप्रदता उसकी क्या रहे, तो कम से कम विगत 2 वित्तीय वर्षों में लाभ का अर्जन जरूर किया हो। एडिटोरियल में बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये जब शर्तें इतने लगा दिया है जिसके कारण जो बैंक हैं वो यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित हो ही नहीं सकते हैं। एयू बैंक में बस ये ऐसे गुण थोड़े बहुत देखे जा रहे हैं, पात्रताएं। आस्तियां जो उनके एसेट होते हैं, बैंक कैसे चलता है मैं आपको बता दिया था कि बैंक में लोग जो पैसा जमा करते हैं वो बैंक की क्या होती है, देयता होती है। और बैंक जो ऋण देता है लोगों को, उसको या कंपनियों को, तो बैंक का ऋण उसकी परिसंपत्ति या उसकी आस्ति होती है। तो आस्ति की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? सकल एनपीए। एनपीए में मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कि एनपीए क्या होता है। अगर 90 दिनों तक किसी भी ऋण का मूलधन और भुगतान नहीं आता है तो उसको हम गैर निष्पादित आस्तियां बोलने लगते हैं। तो सकल एनपीए 3% के बराबर या 3% से कम हो। निवल एनपीए 1% के बराबर या 1% से कम हो। सकल एनपीए, निवल एनपीए में पहले समझा चुका हूं, वीडियो का लिंक डाल दूंगा या आप जाके इस सीरीज में देख सकते हैं। जो वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो टॉपिक्स पूरा बताए गए रहते हैं डिस्क्रिप्शन में कि कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। स्टॉक लिस्टिंग अगर हम देखें तो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर यह सूचीबद्ध होने चाहिए। वरीयता अगर हम देखें तो ऋण पोर्टफोलियो में जो विविधता रखा होगा, ऋण देते समय जिसने जितना विविधता रखा होगा अपने ऋण पोर्टफोलियो में, उसी को वरीयता दिया जाएगा। और प्रमोटर हेतु पात्रताएं, प्रमोटर मतलब जो उस बैंक को चला रहे हैं, ये एक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई एक संस्था भी हो सकती है और लोगों का समूह भी हो सकता है। तो इनके लिए क्या है कि संक्रमण की अवधि, अर्थात जब ये सूक्ष्म लघु मतलब लघु वित्त बैंक से यूनिवर्सल बैंक बन रहा होगा, उस अवधि में नए को शामिल या वर्तमान को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी। प्रमोटर जो भी होंगे वही होने चाहिए, न तो नए आएंगे न अभी वाले बदलेंगे। और पूर्व अनुमत शेयर धारिता आवंटन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो भी पूर्व अनुमत शेयर धारिता आरबीआई अभी तक आरबीआई के पास आपने जमा किया है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो ये शर्तें हैं। कुछ विद्वान इन्हीं शर्तों के कारण बोल रहे हैं कि अधिकतम बैंक अपनी शर्तों को इन शर्तों को पूरा करते हुए सार्वभौमिक बैंक नहीं बन पा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि यूनिवर्सल बैंक क्या होता है, सार्वभौमिक बैंक क्या होता है। देखिए, सार्वभौमिक बैंक वे बैंक होते हैं जो मुख्य रूप से रिटेल बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, थोक बैंकिंग और निवेश बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अब ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा इसको हम कुल मिला के हर प्रकार के बैंकिंग एक छत के नीचे बैंकिंग सुविधाएं देते हैं, इसलिए इनको हम वन स्टॉप सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं बैंकिंग का। देखिए, सार्वभौमिक बैंक क्या है परिभाषा? ये ऐसे बैंक होते हैं जो वाणिज्यिक, निवेश बैंकिंग और बीमा बैंकिंग सहित विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए वाणिज्यिक बैंक जो भी, जैसे मान लीजिए एसबीआई क्या करेगा? सब काम करेगा। एसबीआई थोक बैंकिंग भी देता है, व्यवसाय व कारपोरेट संगठनों के लिए बड़े बड़े ऋण देता है। एसबीआई आप देखेंगे तो खुदरा बैंकिंग भी करता है। जो सामान्य बैंक के ग्राहक हैं,
खाता धारक हैं उनको सेवाएं देता है, ऋण देता है, उनसे लॉकर तमाम प्रकार की सुविधाएं देता है। निवेश बैंकिंग तो धन एवं परिसंपत्ति का प्रबंधन करता है, वित्तीय सलाह देता है, तमाम प्रकार की सुविधाएं देता है, इसलिए ये यूनिवर्सल बैंक है। यूरोप के देशों में यूनिवर्सल बैंक की अवधारणाएं बहुत ज्यादा विकसित हैं। अब आपको पता है कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, यूनिवर्सल बैंक होते हैं, उन पर तो डेफिनेटली CRR लागू होता ही है। उन पर आप देखेंगे तो SLR लागू होता है, हमने पढ़ा हुआ है पहले CRR SLR क्या होता है। उसके अलावा उन पे PSL लागू नहीं होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उन पर लागू नहीं होता है। तो ये यूनिवर्सल बैंक हो गए। डेफिनेटली जितना भी इस न्यूज में बातें आई थी उसको मैंने कवर कर लिया है। बाकी बैंकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, सारे मुद्दों को पढ़ने लगेंगे तो फिर वो स्टैटिक क्लास बन जाएगी और एक तय समय में इसको समाप्त करना मेरे लिए मुश्किल होगा। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए विगत वर्ष में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। वर्ष 2017 में लघु वित्त बैंकों से संबंधित ही प्रश्न पूछा गया और बहुत आसान प्रश्न पूछा गया था। अभी जो मैंने पढ़ाया है उससे आराम से इसको कर सकते हैं, आप परिभाषा से ही इसको हल कर सकते हैं। और इससे संबंधित मैंने यहाँ एक अभ्यास प्रश्न दिया है, इस अभ्यास प्रश्न को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। ये जो प्रश्न आया है ये पुराने पैटर्न पे है। अभी जो नए तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3, इस तरीके का मैं अभ्यास प्रश्न बनाने का प्रयास करता हूं जिससे कि आपका सही सही आकलन कर सकें आप, या नए प्रश्न पत्र जो आ रहे हैं उनके अनुसार अपने आप को ढाल सकें। तो इसको हल करने का प्रयास करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की अगली खबर है, आप देख सकते हैं कि चाइना शेयर्स इन इंडियाज इंडस्ट्रियल गुड्स, भारत की जो औद्योगिक वस्तुएं हैं, वस्तुओं का इंपोर्ट है वो 30% हो गया है 21% से पिछले 15 वर्षों में। तो इस बात को हम समझ लेते हैं कि क्या संदर्भ या चर्चा में क्या रहा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्थान है जो रिपोर्ट जारी करता है व्यापार पर। तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का चीन से आयात वर्ष 2018-19 के लगभग 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। मतलब चीन से जो भारत में आयात हो रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और ये भी देखिए 15 वर्षों में भारत के औद्योगिक वस्तु आयात में चीन की हिस्सेदारी 21% से बढ़कर 30% हो गई है। मतलब जितनी भी औद्योगिक वस्तु का आयात हम कर रहे हैं उसमें चीन की हिस्सेदारी टोटल में 30% हो गई है। कुछ समय पहले ये 18-19 में 21% थी, सॉरी 15 वर्ष पहले ये जहां 21% थी अब 30% हो गई है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम थोड़ा सा इस विषय वस्तु को समझ लेते हैं कि आखिर में क्या कारण है कि ये हो रहा है, क्या आंकड़े हैं और सरकार कुछ प्रयास कर रही है तो क्या कर रही है और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। सबसे पहले भारत चीन व्यापार परिदृश्य में आंकड़े देखते हैं। 2019 से 2024 तक अगर हम देखें तो भारत से चीन को जो निर्यात किया जाता है, मतलब हम जो भारत को भेजते हैं, सॉरी हम जो चीन को निर्यात करते हैं, वो लगभग 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर क्या रहा है, स्थिर रहा है। मतलब हम तो अपने निर्यात को बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, थोड़े बहुत दशमलव में बढ़ रहा होगा इसलिए मैं लगभग 16 लिख दिया। लेकिन चीन से भारत को जो निर्यात किया जा रहा है, अर्थात भारत जो चीन से आयात कर रहा है, वो 70.3 अमेरिकी डॉलर से बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ के 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर पे पहुंच गया है इन्हीं वर्षों के दौरान। तो देख सकते हैं कि चीन का हमारे यहाँ निर्यात तो बढ़ता जा रहा है लेकिन हम चीन को निर्यात नहीं कर पा रहे हैं उतना, तो इससे व्यापार घाटा उत्पन्न हो रहा है। भारत से चीन को निर्यात क्या क्या किया जाता है, कौन सी वस्तुएं की जाती हैं, तो मुख्य रूप से लौह अयस्क जो कच्चा माल है, देख सकते हैं आप, सूती धागा ये भी कच्चा माल है, कपास, क्वार्टज इत्यादि जैसी वस्तुएं हम क्या करते हैं, चीन को निर्यात करते हैं। और चीन से आयात क्या करते हैं, तो उर्वरक करते हैं,
स्टील उत्पाद करते हैं, कच्चा माल भेजते हैं और वहां से बनी बनाई चीजें लाते हैं। प्लास्टिक, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी उत्पाद, और भी आप देखते हैं कि सौर, अभी हम लोग जो सौर नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं, तो सोलर सेल के लिए जो चीजें हैं सब वहीं से आ रही हैं। दवाइयों के लिए आप देखते हैं कि एपीआई हम चीन से निर्यात करते हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये मैं आपको पहले पढ़ा भी चुका हूं। तो ऐसी चीजों को हम चीन से मंगाते हैं और बहुत बल्क मात्रा में मंगाते हैं। व्यापार घाटे में वृद्धि क्यों? तो कच्चे माल व खनिजों का हम निर्यात करते हैं जो सही नहीं है। कच्चे माल को अगर हम अपने यहाँ यूज नहीं कर पा रहे हैं, चीन को निर्यात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा पैसा तो मिलना नहीं है उससे, और वो वहां से उसको फिनिश करके अच्छा चीजें बनाकर भेजता है। कम लागत और सस्ती होने के कारण भारतीय कंपनियां क्या करती हैं? चीनी उत्पादों को बल्क मात्रा में आयात कर रही हैं। उसके अलावा आप देखते हैं कि चीन की बहुत सी कंपनियां भारत में आके काम कर रही हैं, चाहे वो रेडमी हो, चाहे और बहुत सी कंपनी हैं। विनिर्माण इकाइयों की वृद्धि से चीनी कच्चे माल का आयात कर रहे हैं हम। विनिर्माण इकाइयां हमारे यहाँ थोड़ी बढ़ रही हैं, तो चीन से हम कच्चे माल मंगा रहे हैं, खासकर फार्मास्यूटिकल्स में तो मंगा ही रहे हैं। उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा और कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ हम शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित चीजों का मैक्सिमम आयात कहां से कर रहे हैं? चीन से कर रहे हैं। घाटा को कम करने के लिए सरकार ने कोई प्रयास किया है क्या? डेफिनेटली प्रयास किया है। सरकार क्या कर रहा है? हमारी सरकार द्वारा अलग अलग देशों से व्यापारिक समझौते किए जा रहे हैं, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, चाहे वो प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो, ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। और उसमें आप देखेंगे यू से, एफ्टा से अभी किया गया, जो मैं आपको इसी सीरीज में कवर किया हूं, यूरोप के 4 देशों से, कनाडा से, इसके अलावा अभी साउथ अफ्रीका से, और भी अलग अलग देशों से हम लगातार डीलिंग कर रहे हैं व्यापार समझौता करने के लिए। उसके अलावा निवेश को आकर्षित करने के लिए, विनिर्माताओं को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना भी चला रहे हैं। तो ऐसे और भी कई, मेक इन इंडिया चला रहे हैं, बहुत से ऐसे योजनाएं हम चला रहे हैं, स्किल इंडिया चला रहे हैं, लोगों को स्किल देके मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे बहुत से प्रयास भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी चीन से हमारा जो व्यापार घाटा है लगातार बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ने की ही उम्मीद है, ऐसा न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल में कहा जा रहा है। आगे का रास्ता क्या है? तो हम व्यापार भागीदारों को बढ़ाएं, अपने अन्य देशों से आयात करें, चीन को छोड़कर डाइवर्सिफाई करें अपने आयात को, और घरेलू विनिर्माण आधार को बढ़ाएं, जिससे कि हमारे देश में आयात ज्यादा हो, जैसे हमारे देश में चीजों का निर्माण ज्यादा हो। जैसे अभी हमने चिप बनाने के लिए, जो चिप होता है, चिप निर्माण के लिए हमने कंपनी लगाया है। तो ऐसे काम करने चाहिए हमें, और निर्यात को बढ़ावा देने पर प्रयास करना चाहिए। और निर्यात पर बढ़ावा देने का प्रयास तभी हो सकता है जब हम विनिर्माण अच्छे तरीके से और प्रतिस्पर्धी तरीके से करें, तब गुणवत्तापूर्ण करें तब। तो इन सब के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन धीरे धीरे इसका असर होगा। अभी तो हम लगातार घाटे में ही जा रहे हैं, व्यापार घाटे में जा रहे हैं चीन के साथ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए, इससे संबंधित या ठीक ऐसा ही प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। उस समय उसने भारत श्रीलंका के व्यापार के बारे में बात किया, भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार की बात किया, और दक्षिण एशिया के व्यापार की बात किया। मतलब 3 अलग अलग देशों या क्षेत्रों को मिलाकर कुछ फैक्ट्स पूछ लिए। यहां पर हम केवल चीन से संबंधित आपको एक अभ्यास प्रश्न दिए हैं, इसको आप हल करने का प्रयास करिएगा। डेफिनेटली ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम अगली खबर पे बढ़ते हैं। हमारी अगली खबर है, आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हम देखेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक का नाम सुनते होंगे आप, विश्व बैंक की 6, एक तरीके से विश्व बैंक और विश्व बैंक समूह में 6 संस्थाएं हैं, जिनमें से 5 में भारत क्या है, 5 में भारत सदस्य है, और एक जो विवाद निपटारा वाली संस्था है उसमें भारत सदस्य नहीं है। तो उसी की एक
संस्था है विश्व बैंक समूह की अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। देखेंगे क्या है ये एक कंपनी है नापिनो ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर्स जो है सीसीडी के सब्सक्रिप्शन को अनुमति दे दी है। कौन? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। तो यहां पे हम 3 बातें सीखेंगे कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम क्या है, लेकिन ये संस्थाएं हैं तो इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कि आखिर में ये अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर्स क्या है? मैं आपको शुरू में ही बताया था कि डिबेंचर्स और बॉन्ड दोनों ही ऋण पत्र होते हैं, अर्थात ऋण लेने के लिए बाजार में जारी की जाने वाली प्रतिभूतियां हैं। अमेरिका में इसी को डिबेंचर, ब्रिटेन में इसको बॉन्ड बोलते हैं। ब्रिटेन के औपनिवेश रहे हैं हम, इसलिए बॉन्ड हम सरकार में कभी भी डिबेंचर प्रयोग नहीं करते हैं सरकारी प्रतिभूतियों में, बाकी प्राइवेट प्रतिभूतियों में डिबेंचर नाम दे देते हैं। तो ध्यान रखिए ये ऋण पत्र है। क्या है? ये एक ऐसे ऋण उपकरण होते हैं जिन्हें एक विशिष्ट समयावधि के बाद इक्विटी या शेयर में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब ये हाइब्रिड है, तो अतः ये एक हाइब्रिड वित्तीय उपकरण है। जारी होते समय तो ये ऋण उपकरण होते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद क्या कर दिया जाता है, इनको इक्विटी या शेयर में बदल दिया जाता है। अब आता है इसका महत्व क्या है। जारीकर्ता, कंपनियां जारी करती हैं, उनके दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है? तो उनके दृष्टिकोण से यह महत्व है कि कंपनियों द्वारा वर्तमान निवेशकों की इक्विटी, अब मान लीजिए किसी कंपनी में 5 निवेशक हैं, 5 निवेशक हैं अभी, तो इनको, इन 5 निवेशकों को 20-20% का शेयर मिला हुआ है, 20-20% की इक्विटी मिली हुई है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ लोगों से और पैसा हम उठा रहे हैं तो इनकी इक्विटी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी तो थोड़ा बहुत शेयर देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऋण जारी करके, ऋण पत्र जारी करके, क्योंकि ऋण में क्या होता है, उसमें कोई स्वामित्व तो मिलता नहीं है, उसमें शेयर तो मिलता नहीं है, बल्कि ऋण पत्र का मतलब यह हुआ कि 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए आपका ऋण पत्र है। उसके बाद आप ऋण पत्र को कंपनी को लौटाओगे और कंपनी आपको मूलधन के साथ ब्याज दे देगी। तो उस समय क्या हो जाएगा कि ऋण पत्र के माध्यम से क्या किया जाएगा, पैसा उठा लिया जाएगा कंपनी के द्वारा, लेकिन इनका जो शुरू के निवेशक हैं उनकी शेयर में कोई भी कमी नहीं आएगा। तो यही बोला है कि कंपनियों द्वारा वर्तमान निवेशकों की इक्विटी शेयर धारिता को वर्तमान में कम किए बिना ही धन जुटाने में सहायक है। ये धन भी जुट गया और शेयर भी कम नहीं हुआ वर्तमान निवेशकों का। ब्याज का अनिवार्य भुगतान नहीं करना है। मान लीजिए अगर ऋण उपकरण है शुरू में, उस समय भुनाया नहीं जा रहा है, उस समय अगर ग्राहक उसको भुना नहीं रहा है तो एक समय के बाद तो वो इक्विटी में आ जाएगा। यहाँ पे इक्विटी उनको भी कुछ इसमें से कट करके दे दिया जाएगा या पूंजी को बढ़ा दिया जाएगा। अभी 20-20% यहाँ मिला है, पूंजी को और बढ़ा दिया जाएगा तो फिर प्रॉपर जो इसका मूल्य होता है शायद उतने मूल्य का इनको भी मिल जाए। तो पूंजी को नहीं बढ़ाया पड़ता है और शुरू में उनको ऋण देना एकदम कंपलसरी नहीं है। तो यही लिखा है कि ब्याज का अनिवार्य भुगतान नहीं है। जारी करने के समय अधिकृत पूंजी वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। वही बोला कि जारी करते समय पूंजी आपको और बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है शेयर जारी करने के लिए। और प्रारंभ में मतदान का अधिकार नहीं होता है। वैसे तो शेयर, जब हम कभी किसी अन्य दिन पढ़ेंगे शेयर के बारे में, तो हर शेयर में वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। शेयर भी कई प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर जिसको अधिमान शेयर बोलते हैं, एक नॉर्मल शेयर होता है। तो कुल मिला के अभी बस इतना समझ लीजिए कि शेयर धारक को वोटिंग का अधिकार मिल जाता है जनरली, लेकिन यहां पर शुरू में वोटिंग का अधिकार तो केवल इनके पास ही रहेगा जो यहां ऋण पत्र जारी करके, अर्थात अनिवार्य सीसीडी जारी करके जो किया जा रहा है, वहां पे वोटिंग का अधिकार इनको मिलेगा नहीं। तो ये सारा महत्व है जिससे कंपनी का काम सुचारू रूप से चलता रहता है। ऋण उपकरणों के कुछ सामान्य प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। एक परिवर्तनीय होता है जिसको एक समय के बाद शेयर में परिवर्तित किया जा सकता है। एक अपरिवर्तनीय होते हैं जिसको केवल
भुनाया जाता है, अर्थात एक समय के बाद वापस करना है, मूलधन और ब्याज ले लेना है। प्रतिदेय योग्य होता है, जिसको रिडीमेबल बोलते हैं, रिडीमेबल बोलते हैं, अर्थात परिपक्वता के पश्चात जारीकर्ता द्वारा भुना लिया जाता है। अपरिवर्तनीय शेयरों में परिवर्तित करना अनिवार्य नहीं होता। और नॉन रिडीमेबल जो होता है, अप्रतिदेय योग्य जो होता है, उसको भुनाया भी नहीं जाता है। अब वो क्या है देखेंगे कभी हम। तो एक मिनट, मुझे थोड़ा सा पीपीटी पे मैं आ जाऊं, उसके बाद चलते हैं। और ये हो गया कुछ ऋण उपकरणों के सामान्य प्रकार। इतनी बातें अगर दिमाग में आप रखते हैं तो सीसीडी को समझ गए हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और उसके बाद हम थोड़ा समझ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम क्या होता है। सॉरी, हम थोड़ा समझ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम क्या है। मैं पेन ले लूं फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम क्या है। तो विश्व बैंक समूह के तहत एक संस्था है। विश्व बैंक समूह की 6 संस्थाओं में से एक है ये। 5 में भारत सदस्य है, 1 में नहीं है। स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। यह संस्था अपने सदस्य देशों को ऋण देने के साथ, जो सदस्य देश हैं उनको तो ऋण देती ही है, उसके साथ साथ उन देश के जो निजी कंपनियां हैं या निजी संस्थान हैं उनको भी ऋण देती है। ये आपको ध्यान रखना है कि निजी कंपनियों और संस्थानों को भी ऋण देती है, एक निश्चित ब्याज दर जरूर लेती है। अतः इसे विश्व बैंक का निजी शाखा की संज्ञा भी दिया जाता है। इसको विश्व बैंक की निजी शाखा भी बोलते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन सदस्य देशों के निजी कंपनियों या संस्थाओं को ऋण देती है, उन कंपनियों के लिए उस देश की सरकार को गारंटी लेना पड़ता है। और अगर उस देश की सरकार गारंटी नहीं लेती है तो ऋण नहीं मिलेगा। और ले लेती है गारंटी, और उस बीच में मान लीजिए कंपनी क्या कर गई, कंपनी उस चीज को डिफॉल्ट हो जाती है, तो फिर सरकार को पैसा देना पड़ेगा। और इसलिए सीसीआई ने अभी क्या किया है, उस सब्सक्रिप्शन को मान लिया है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि कंपनी को ऋण कौन दे रहा था या कौन देने की बात की गई है, आईएफसी द्वारा। तो यह बात दिमाग में रखना है आपको। हालांकि निजी कंपनियों को ऋण संबंधित देश की सरकार की गारंटी पर मिलता है, और डिफॉल्ट होने पर सरकार को ऋण चुकाना पड़ता है। भारत इसका सदस्य है, मैं पहले बता दिया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक और विश्व बैंक समूह की सभी संस्थाओं का मुख्यालय आप देखेंगे तो अमेरिका के या संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को, सॉरी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को। स्थापना इसका वर्ष 2009 में हुआ। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत। प्रकृति वैधानिक है क्योंकि संसद में एक कानून पारित करके बनाया गया है इसको। इसका लक्ष्य क्या है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा एवं उसे बनाए रखना, उत्पादकों को समान अवसर प्रदान करना, मतलब मोनोपोली एकाधिकार क्रिएट ना हो। जैसे आप देखेंगे जियो को एक बार नोटिस मिला था, जियो कई बार एकाधिकार जैसा काम कर रही थी, जियो फ्री में सेवाएं उपलब्ध कराकर लोगों को जोड़ना, बाद में फिर उनको ऊंची कीमत पर सेवाएं बेचना। तो ये सब ना होने देना। आप देखेंगे 2 कंपनियां एक दूसरे में मर्ज करती हैं तब भी ये अनुमति देता है। बाजार को उपभोक्ताओं के कल्याण के अनुरूप बनाना, यह सब इसका लक्ष्य है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। संरचना अगर इसका आप देखेंगे तो ये एक अर्धन्यायिक निकाय की तरह इसकी संरचना है। 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, टोटल 7 हो गए। नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। तो ये इन दोनों संस्थानों के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे संबंधित एक प्रश्न पहले पूछा गया है और वो क्या था, मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, जो अभी हमने जीसेक के समय देखा था। तो इसको आप देखिएगा। और ठीक ऐसे ही अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको मैंने अभ्यास प्रश्न बना दिया है। ये विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है, इसको आप हल करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। हमारा अगला खबर जो है ये आप देखते हैं अभी कि सैम पित्रोदा जी ने
वसीयत कर का एक बहस छेड़ दिया और वर्तमान लोकसभा चुनाव में ये हॉट केक बना हुआ है। दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रही हैं। उसी बीच में बड़े बड़े स्कॉलर्स द्वारा एडिटोरियल भी लिखा जा रहा है। तो क्या है संदर्भ? संदर्भ ये है, चर्चा में क्यों है ये? चर्चा में यह है कि आर्थिक असमानता को दूर करने के एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में भारत में विरासत या वसीयत कर की चर्चा की जा रही है। तो यहां हमको क्या समझ लेना है कि विरासत या वसीयत कर क्या है, इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे डेफिनेटली। एक बार मैं फिर पीछे कर देता हूं। अब सबसे पहले देखिए, मुख्य परीक्षा 2018 में ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2018-19 में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कर तथा लाभांश वितरण कर के संबंध में प्रारंभ किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में लिखना था। और आप देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। वो कौन है? देखिए, विगत वर्ष में यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य वर्धित कर की विशेषता नहीं है। हालांकि ये 2011 में पूछा गया था, लेकिन ऐसे प्रश्न यूपीएससी द्वारा पूछे जाते रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और उसके बाद हम थोड़ा समझते हैं सबसे पहले विरासत कर के बारे में कि विरासत कर क्या है। विरासत कर या वसीयत कर या इसी को इनहेरिटेंस टैक्स बोलते हैं। परिभाषा क्या है? यह एक मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों पर उनके हिस्से में प्राप्त संपत्ति कर, संपत्ति पर लगने वाला कर है। मतलब कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति के पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है और ये व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु कर जैसा है ये। इसके उत्तराधिकारी मान लीजिए 2 हैं और ये दोनों उत्तराधिकारियों को मिलता है 50 करोड़ 50 करोड़। तो इनके इस 50 करोड़ 50 करोड़ पर जो भी दर तय की जाएगी उस दर से इस पर क्या लगेगा? कर लगेगा, जो सरकार को देना होगा। कर की दर जो होती है वो संपत्ति के मूल्य एवं मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारी के साथ संबंध पर निर्भर करता है। पहले भारत में रहा है क्या? तो इस रूप में तो भारत में नहीं रहा है, लेकिन अन्य देशों में रहा है। तो देखिए, वैश्विक संदर्भ में अगर हम देखें तो जापान में ये 55% है, दक्षिण कोरिया में 50% है, अमेरिका के कुछ राज्यों में भी ये मौजूद है और भी कुछ राज्यों में है। भारत में विरासत कर की पृष्ठभूमि अगर हम देख लें तो वर्ष 1953 में संपत्ति कर के रूप में एक मृत्यु कर जैसा ही कर लागू किया गया था। और उस कर में क्या था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके चल और अचल संपत्ति पर टैक्स लगता था। जब उसका हस्तांतरण होता था तो वो कुल मूल्य पर लगता था। मृत व्यक्ति का कुल मूल्य जो होता था उस पर लगता था। यहां पर जो हिस्से में आया है उस पर लग रहा है। इसकी दर 85% तक पहुंच गई थी। जो भारत में 1953 में लगा था वो विवादित हो गया काफी। 85% तक जब उसकी दर पहुंच गई, प्लस कोर्ट में बहुत ज्यादा लिटिगेशन लगे, बहुत समस्याएं जब होने लगी, तो उन विवादों को देखते हुए 1985 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये तो पृष्ठभूमि है भारत में। थोड़ी बात और समझ लीजिए कि उसके पश्चात भारत में उपहार कर लगाया गया, जो अभी भी है। 1998 में इसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन 2004 में शुरू कर दिया गया। एक संपदा कर लगाया गया, वो संपदा कर 2015 में समाप्त कर दिया गया अरुण जेटली की सरकार द्वारा। अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में। अब भारत में विरासत कर की आवश्यकता या भारत में विरासत कर की मांग क्यों हो रही है? तो एक पहली बात तो है कि बढ़ती संपत्ति व आय असमानता। मैं आपको वही महत्वपूर्ण बिंदु दे रहा हूं जो एग्जाम में आप लिख पाएंगे, जो आपको याद भी हो पाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत से बिंदु हम दे लें और एग्जाम में लिख ही नहीं पाए। 150 शब्द, 200 शब्द, 250 शब्द में कितना लिखेंगे? तो महत्वपूर्ण बातें लिखें, अलग अलग डायमेंशन लिखें। क्रेडिट स्विस 2018 की एक वेल्थ रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि भारत में जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट 1% लोग रहते हैं उनके पास 51.5% संपत्ति है, और जो टॉप मोस्ट 10% लोग रहते हैं उनका
टॉप मोस्ट 10% लोगों के पास 77.4% संपत्ति है, और सबसे बॉटम में बैठे हुए लोग जो हैं, यहां पर सबसे बॉटम में बैठे हुए 60% लोग हैं, उनके पास मात्र 4.7% ही संपत्ति है। कितनी बड़ी विडंबना है, देख सकते हैं आप। संपत्ति और आय दोनों में असमानता पाई जा रही है। अगला क्या है, समावेशी विकास का अभाव है भारत में। समावेशी विकास का अभाव भारत में क्यों है, देख सकते हैं आप। गिनी गुणांक बताता है कि 2013 में ये 81.3 था और 2017 में 85.4 हो गया है, जो आय असमानता को बताता है। अर्थात अगर 100% हो जाएगा तो पूर्ण आय असमानता हो जाएगी। गिनी गुणांक आय असमानता को बताता है, और इसकी वैल्यू कम रहेगी, मतलब जैसे 0 हो जाए तो बहुत बढ़िया है, एकदम आय असमानता है ही नहीं, लेकिन 100 के करीब है तो आय असमानता बहुत ज्यादा है। तो आय असमानता कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है, तो ये समस्या है। उसके अलावा अधिक प्रत्यक्ष करों की आवश्यकता हो रही है सरकार को। अगर सरकार को जो निचले तबके के लोग हैं उनकी भलाई करनी है तो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, इनको बनाना है, और उसके लिए सरकार को अधिक मात्रा में राजस्व की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये सब मुद्दे हैं जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि भारत में वसीयत कर की या विरासत कर की आवश्यकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। विरासत कर आरोपण से लाभ क्या होंगे? लाभ तो पहली बात यही होगा कि आय असमानता में कमी आएगी, क्योंकि जो बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत संपत्ति है वहां से संपत्ति सरकार लेकर और गरीबों को एक तरीके से अलग अलग तरीके से उपलब्ध कराएगी, तो आय का विषमता को दूर किया जाएगा। सरकार को अधिक वित्तीय संसाधन की प्राप्ति होगी। इससे योग्यता आधारित समाज का निर्माण होगा। जो बड़े लोग हैं उन्हीं के बच्चों के पास सब कुछ नहीं रहेगा, बल्कि जो जिनके पास ज्यादा अमीर लोगों से ये टैक्स लेकर और जब पुनर्वितरण होगा तो फिर गरीबों के पास भी ये चीज आएगी और योग्यता आधारित समाज का निर्माण होगा। समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। अभी पीछे हमने देख लिया डेटा। यह एक प्रगतिशील कर है। यह भी फायदा होगा कि लगेगा तो सब पर ही, लेकिन प्रगतिशील कर है तो अमीर लोगों पर ज्यादा लगेगा, गरीब लोगों पर कम लगेगा। प्रगतिशील कर का मतलब होता है कि अमीर लोगों पर ज्यादा लगेगा, गरीब लोगों पर कम लगेगा। हमारा आयकर भी प्रगतिशील कर ही कहलाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स। जो ज्यादा पैसा कमाते हैं उन पर ज्यादा लगता है, जो कम कमाते हैं उन पर कम लगता है। उसके बाद इत्यादि, ये सब इसके लाभ हैं। विरासत कर आरोपण की हानियां भी हैं, डेफिनेटली हानियां होंगी। जब भारत में विरासत कर लगाया जाएगा तो क्या होगा, जो पूंजी और उद्यमियों का बही प्रवाह होगा। लोग बोलेंगे कि यार इतना ज्यादा पैसा यहां पे हम दें, इससे बढ़िया अपने पैसे को ले जाकर किसी अन्य देश में लगाएं, किसी अन्य देश में लगाएंगे। हमारे यहाँ न तो कंपनियां स्थापित होंगी और न ही रोजगार बनेगा, तो और समस्या उत्पन्न हो जाएगा। व्यवसायों के बंद होने का जोखिम रहेगा। व्यवसाय बंद हो सकते हैं क्योंकि लोगों को काम करने का या क्या रहेगा, प्रलोभन ही नहीं मिलेगा, तो वो फिर ऐसा काम करने लगेंगे। मूल्यांकन की समस्या, कैसे मूल्यांकन किया जाएगा, यह भी बहुत बड़ी एक समस्या होगी। पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण में कंपनी के क्या होगा, पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण में कमी आ जाएगी। लोग पूंजीगत परिसंपत्तियां बनाएंगे नहीं, क्योंकि पूंजीगत परिसंपत्तियां बनाएंगे तो उस पर उनको पता है कि एक समय बाद वसीयत कर लग जाना है, और इससे मुद्रास्फीति की समस्या भी बनेगी। क्यों? क्योंकि वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित कम हो जाएंगी, उत्पादन उनका कम हो जाएगा, डिमांड ज्यादा रहेगी, तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा। दोहरे कराधान के रूप में भी इसको देखा जाएगा या देखा जाता है। दोहरा कराधान क्यों? क्योंकि पूर्व में जब भी वो संपत्ति अर्जित की गई होगी तब तो उस पर टैक्स दिया गया होगा, तो फिर एक बार टैक्स दे दिया गया है, फिर दूसरी बार टैक्स मांग रहे हो, तो इसको दोहरे कराधान के रूप में भी देखा जा सकता है। और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए इसके लिए? तो सबसे पहले तो एक उच्च सीमा का निर्धारण कर देना चाहिए कि इतनी सीमा अगर किसी की है तो उसके ऊपर की जो भी संपत्ति है उस पर यह वसीयत कर लगेगा। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, उच्च सीमा का निर्धारण। सब पर लगाना शायद संभव नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। और जब ये लेकर आएंगे हम तो पूरा करों को में बदलाव करना पड़ेगा। जैसे उपहार कर, तो हो सकता है कि उपहार कर को हमें हटाना पड़े। उसके बाद सार्वजनिक हित के संस्थानों जैसे स्कूल, अस्पताल को दी गई दान पर छूट। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई संस्था
सार्वजनिक कल्याण के जो संस्थाएं हैं उनको दान दे रही है तो उस पैसों पर वसीयत करना लगे। उसके बाद ऐसे इत्यादि चीजें लगाई जानी चाहिए, आगे का रास्ता होना चाहिए। और जब भी इसको लागू किया जाए प्रॉपर विचार विमर्श होना चाहिए, प्रॉपर विचार विमर्श होना चाहिए, प्रॉपर इसका लाभ और नुकसान का पूरा एक डेटा तैयार करना चाहिए और उसके बाद ही इस पर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो रहा वसीयत कर से संबंधित मुद्दा, डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप और उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के अनुरूप देंगे। आप उसको हल करने का प्रयास करेंगे और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये देखिए अभ्यास प्रश्न मैंने आपको मुख्य परीक्षा के लिए दिया है। 150 शब्दों में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अभी जो मैंने पढ़ाया है इससे आप आराम से उत्तर दे सकते हैं, परिचय बना सकते हैं, इसकी बॉडी बना सकते हैं, कंक्लूजन बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और ऐसे ही प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी मैंने अभ्यास प्रश्न यहाँ दिया है, इस अभ्यास प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में जिन जिन विषयों को हम अध्ययन करना चाहते थे उनका अध्ययन कर चुके हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह के भारतीय अर्थव्यवस्था के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो श्रृंखला में। तब तक अपने पढ़ाई पर आप ध्यान दीजिए और राउज आईएएस के चैनल से जुड़े रहिए। आने वाले समय में हम और भी संभवतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित भी साप्ताहिक करंट अफेयर्स लेके आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।